जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक दो दिन पहले ही एक खबर आई है कि राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सवाल के जवाब में ये कहा गया कि आईआईटी में जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं उसमें से 60%, अगर सही आंकड़ा बताए तो 63% स्टूडेंट्स जो है वो आरक्षित श्रेणी के होते हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी के होते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं उसमें भी 40% जो स्टूडेंट्स है वो केवल एससी और एसटी के होते हैं। और ये आंकड़ा देश के 7 आईआईटीज का है। इसके जवाब में ये जब चर्चा हो रही थी तब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, यानी धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं वो अपने निजी कारणों की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं। उनको या तो वो कोर्स जो विभाग उन्हें मिला है वो पसंद नहीं आता, या फिर उन्हें आईआईटी पसंद नहीं आती जिसमें उनका एडमिशन हुआ है। ये कारण कितने सही है कितने गलत है, आईआईटीज के कैंपस में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को किस प्रकार से इस जातिवादी मानसिकता के लोगों का सामना करना पड़ता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये एक विषय है। केंद्र सरकार ने किसी भी बात को अपनाया नहीं है, किसी भी गलती को स्वीकारा नहीं है। अगर हम बात करें जब पिछले साल 2020 में लॉकडाउन घोषित हुआ, उसके बाद कई सारे लाखों की तादाद में मजदूर जो है वो हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। केंद्र सरकार ने संसद में यानी लोकसभा में, राज्यसभा में ये कहा कि हमारे पास उनका कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, कितने लोगों की मौत हो गई उसमें। इस प्रकार का कोई डाटा नहीं है। अभी भी कोरोना की दूसरी महामारी जो चल रही थी, दूसरी लहर जो चल रही थी, इसमें भी मोदी सरकार ने संसद के अंदर ये बोल दिया कि उनके पास ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है, या सरकार ने ये साफ मना कर दिया कि देश में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत नहीं हुई है। यानी सरकार जो है वो किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से आईआईटीज में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ जो गैर व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में उनको जाति को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, इन असली कारणों को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने या उनके जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने उस पर पर्दा डालने के लिए ये कह दिया कि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी के, वो अपने निजी कारणों की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, निजी कारणों की वजह से वो आईआईटी छोड़ रहे हैं। आईआईटीज में पढ़ाई करने का एक सपना हर किसी विद्यार्थी का होता है, जो प्रतिभाशाली है, जो जिसको ऐसा लगता है कि मैं आईआईटी में जा सकता हूँ, एक सपना लेकर वो आईआईटी में इसके लिए पूरा प्रिपरेशन करता है, पूरा अपना समय लगाता है। वो परिवार भी अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी जो है वो उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, आईआईटी में उसका एडमिशन हो, वो आईआईटी में जाकर पढ़े, इसके लिए अपनी जीवन की जमा पूंजी लगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन बच्चों को, खासकर एससी एसटी ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको आईआईटी से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। इसके क्या कारण है? एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स को किस प्रकार से आईआईटीज में या कैंपस में, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो अपर कास्ट के या अपर कास्ट के प्रोफेसर्स हो, उनसे क्या कुछ झेलना पड़ता है, किन संकटों का सामना करना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर केशव प्रसाद जी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, आईआईटी बीएचयू के है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर केशव प्रसाद इनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम दोनों मिलकर डॉक्टर केशव प्रसाद जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उस पर उनका क्या कहना है और ये कैसा माहौल होता है, क्योंकि वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, आईआईटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो यही है कि आईआईटी में अभी जो रिसेंट आंकड़े दिए गए हैं सरकार की तरफ से, 60%, 63% एससी एसटी ओबीसी के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, उसमें भी ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं वो 40% है। क्या कहेंगे इस पर? सर, मेरा ये कहना है कि जो आंकड़े दिए जाते हैं, ये आंकड़े सरकार उन आंकड़ों को देती है जी, जहां पर उनके लिए छुपाना मुश्किल होता है कि ये शेड्यूल कास्ट के। बहुत से तो आंकड़े ऐसे होते हैं जिनमें वो ये दिखाना भी नहीं चाहते
कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। जी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला, इनके बारे में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, ओबीसी है, ऐसा भी एक मामला उस वक्त चला था। जी, ये बिल्कुल सच बात है कि जो आईआईटी है जी, ये देश का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए बेहतर से बेहतर इंजीनियर तैयार किए जाते हैं, जहां पर सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं इंस्टीट्यूट्स के और जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि गरीब परिवार से आए हुए बच्चे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, सामाजिक परिस्थितियां उनकी बहुत कमजोर होती हैं। ऐसे में उनके लिए यहाँ पर आना, उनको मोरली सपोर्ट न मिलना, उनके लिए ये घातक हो जाता है और जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार होता है वो बहुत तेजी के साथ ड्रॉप आउट कर जाते हैं। जी, लेकिन मैं विस्तार से जानना चाहूंगा कि क्या वजह होती है कि इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स जो है 60%, 63% स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्या असली वजह आपको नजर आती है? हाँ, अगर इन समस्या की तरफ देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जी, पहला कारण तो जो इसका प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रमुख कारण इस बात का है कि जहां पर वो पढ़ने के लिए आए होते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है काफी अलग होता है, और यहां जब वो आते हैं तो यहां पर एक अलग तरीके का माहौल उनको मिलता है, जहां पर एक हायर क्लास का व्यक्ति का बच्चा और एक लोअर क्लास का बच्चा, दोनों लोग एक साथ होते हैं, लेकिन वो दोनों एज ए स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी के रूप में आते हैं। परंतु जब उनकी पढ़ाई शुरू होती है तो वो ये सोच करके आता है इस इंस्टीट्यूट में कि वो बड़ा होकर के बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा और देश का वो भला करेगा। उसके बावजूद वो जब देखता है कि इंस्टीट्यूट में उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है, उसको जो मार्क्स दिए जाते हैं, उसके साथ जो टीचर का व्यवहार होता है, उसके साथ जो उसके साथी जो फ्रेंड्स होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहां तक कि जो उनको हॉस्टल मिलते हैं, हॉस्टल में भी ज्यादातर बच्चों को हॉस्टल्स के जहां यूरिनल्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, उनकी तरफ उनको कमरे दिए जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं होता है, उनको जो लैंग्वेज होती है मदर टंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, और जब आईआईटी सिस्टम में आते हैं तो इंग्लिश में होता है उनका मैक्सिमम एजुकेशन सिस्टम, तो अंग्रेजी में वो उनकी फ्लुएंसी नहीं होती है। तो अंग्रेजी में फ्लुएंसी होना एक अलग बात है और सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होना अलग बात है। उसके पास नॉलेज होती है, लेकिन उसको कैसे उसको व्यक्त करना है इस बात की उसके पास थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होती है जी। तो यहां पर आने के बाद जब वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो उसको सब्जेक्ट में वो बहुत बेहतर करता है, लेकिन उसको जो उसके मार्क्स मिलने चाहिए, जिसके मार्क्स के लिए वो डिजर्व करता है, वो मार्क्स उसको नहीं दिए जाते। ऐसी कंडीशन में उसको लगता है कि मैं कहीं अपने आप ही गड़बड़ी कर रहा हूं और वो अपने आप को दोषी मान लेता है। फैकल्टी के अंदर अगर उसको कहीं पर कोई पढ़ने में कोई परेशानी होती है तो टीचर के पास जाता है। टीचर क्या करता है, उसको कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है तो क्लास में उसको ह्यूमिलेट कर देता है। मेरे पास, चूंकि मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास अपने खुद के जो मेरे साथ व्यवहार होता है मैं उस बात को भी जानता हूं। मेरे साथ स्टूडेंट जब मेंटली लेवल पर मेरे साथ जुड़ते हैं, वो समझते हैं कि मेरी जाति का व्यक्ति है, ये मेरी कैटेगरी का व्यक्ति है, तो वो अपनी परेशानी को बताता है। वो बताता है कि बहुत सारे प्रोफेसर तो क्लास में कहते हैं ऐसा कि तुम लोग तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, तुम तो सरकारी दामाद हो, तुमको पढ़ाई की क्या जरूरत है, तुमको तो बस केवल डिग्री चाहिए, लेके जाओ और जाके तुमको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा जब उनको क्लास के अंदर आघात होता है तो उसको महसूस होता है कि जिस इंस्टीट्यूट को वो ये सोच करके आया था कि ये एक इंस्टीट्यूट एजुकेशन है, पवित्र स्थल है जहां पे केवल शिक्षा दी जाती है,
वो यहाँ आकर के देखता है कि यहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो जातिगत व्यवहार हो रहा है। चूंकि फैकल्टी की प्रॉब्लम है, फैकल्टी में जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो पूरा सही से फॉलो नहीं होता, इसलिए फैकल्टीज बहुत कम होती है। नहीं सर, उसके ऊपर हम बात करेंगे केशव जी। जी सर। ये जो अभी ये जो आंकड़े सामने आए कि लगभग 23 IITs है, उसमें से केवल 7 के आंकड़े सामने आए हैं जी। ये जो डाटा सामने आया और केवल 7 IITs का आया है, तो इसका मतलब ये है कि बचे हुए 16 में भी काफी सारी गड़बड़ियां हो सकती है, उसमें भी काफी सारा डाटा सामने आ सकता है। तो ये जो रेशो है SC ST के स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट होने का, शायद इसमें बैकवर्ड क्लासेस का आंकड़ा जोड़ा नहीं गया। अगर ये बैकवर्ड क्लासेस का भी आंकड़ा इसके साथ क्लब किया जाए तो ये आंकड़ा मोर देन 40-50% से ज्यादा जा सकता है। तो सवाल ये है कि जो बच्चा साल 2 साल इतनी मेहनत करता है, रैंक लाने के लिए साल भर मेहनत करने के बाद IITs में आता है, तो वो छोड़ना क्यों चाहेगा? जिस तरीके से सरकार के द्वारा तर्क दिए जाते हैं कि भाई उनका ओवर एकेडमिक्स होता है, वो मेंटली इस प्रेशर को बर्डन नहीं कर पाते, और कुछ मामलों में तो ये ह्यूमिलेशन तो अभी ऑनलाइन क्लासेस में हमने देखा कि IIT खड़गपुर की एक मैडम का तो वीडियो काफी वायरल हुआ कि वो ऑनलाइन क्लासेस में SC के स्टूडेंट्स को गाली दे रही है। तो ये इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर होता है कि हमने तो ये पिछली बार भी इसके ऊपर एक जानकारी की थी कि कुछ SC ST के स्टूडेंट्स सुसाइड तक कर जाते हैं। तो सरकार ये रखना कहना चाहती है कि भाई वो बच्चों की कमियां खामियां है जिसकी वजह से ये नहीं होता। आप खुद एक प्रोफेसर है, आपने कैंपस में काम किया है, स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से ये कह रही है और स्टूडेंट्स के लेवल पर एज अ फैकल्टी के लेवल पर आपको क्या डिफरेंस लगता है इन चीजों में? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, सरकार जिनके हाथों में है, और जो एकेडमिक सिस्टम में हायर अथॉरिटीज में जो लोग हैं, वहां पर दोनों एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को तो ये लोग इंसान मानने से ही इनकार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे के साथ कोई घटना घटती है तो बच्चा अगर सुसाइड की कंडीशन को अपनाता है तो सुसाइड करना बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये वो प्रक्रिया है जिस समय स्टूडेंट को यह लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना परिवार में मैं अपना मुंह दिखा सकता हूं और ना ही यहां पर मुझे, मेरे परिवार ने मुझे ये सोच करके पढ़ने के लिए भेजा कि यहां मैं पढ़ूंगा और अपना अच्छा एक्सीलेंस दूंगा। लेकिन जब मैं यहां पर देखता हूं तो ये देखता हूं कि मैं करना कुछ चाहता हूं, लेकिन यहां पर मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया जाता है। उस कंडीशन में उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब वो ऐसा सोचने की कोशिश करता है कि सुसाइड किया जाए। वास्तव में जो रास्ता है उसके सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उसको मार्क्स कम दिया जाता है, उसको क्लासेस में ह्यूमिलेट किया जाता है, क्लासेस के बाहर उसका ह्यूमिलेशन होता है, लेकिन वो अपनी शिकायत किसी से कर नहीं सकता, क्योंकि जिससे शिकायत करेगा, जिन लोगों ने उसके साथ ह्यूमिलेशन किया है वो उसी क्लास के लोग होते हैं, उसी वर्ग के लोग होते हैं। ऐसी कंडीशन में उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। और अगर वो व्यक्ति गलती से अपने ही कास्ट के, अपनी क्लास के किसी व्यक्ति के पास जाता है और उससे शिकायत करता है, तो उस फैकल्टी को यह कहा जाता है कि तुम तो जातिवादी हो और तुम केवल जाति के आधार पर ऐसा काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति भी जाति के आधार पर, जिसके साथ जाति के आधार पर ह्यूमिलेशन हो रहा है, लेकिन अपनी ही जाति के व्यक्ति के साथ वो सपोर्ट नहीं कर सकता है। द्रोणाचार्य का जो व्यवहार है, जो एकलव्य के साथ हम लोग कहा करते थे, सुना करते थे कि भाई ऐसा हुआ था, वो आज इस एडवांस इंस्टीट्यूट में भी, आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट कहने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी द्रोणाचार्य का जो क्वालिटी है या जो द्रोणाचार्य का जो व्यवहार है वो आज भी जिंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यहां पर जहां IIT BHU में मैं हूं, वहां पर जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC का जो फैकल्टी होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को अपनी इक्वल नजर से देखता है। और जितना कैंडिडेट ने जितना किया हुआ है, जितने मार्क्स के लिए डिजर्व करता है, उतना उसको मार्क्स दिया जाता है। तो फैकल्टी जिसने ऑनेस्टली कॉपीज को चेक किया
उसको इवेल्युएट किया, उसके इवेल्युएशन पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि ये कैंडिडेट तो जनरल क्लास का कैंडिडेट है और ये जनरल क्लास का कैंडिडेट कम मार्क्स पा ही नहीं सकता है। इवन उसकी कॉपीज उसके सामने प्रोड्यूस कर दी जाती है, उसके बावजूद भी वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि जनरल क्लास का कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के कैंडिडेट से कम मार्क्स ले सकता है। उनके अंदर ये मेंटेलिटी डेवलप की हुई है कि बेटा अगर आप सामान्य क्लास के हो तो आप ही सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे, जो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का है, वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में केवल द्रोणाचार्य, ये कहना कि केवल द्रोणाचार्य उस समय पैदा होते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आप नजर उठा के देखें तो सबके सब द्रोणाचार्य ही नजर आएंगे आपको। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो अभी आपने कहा कि SC ST के बैकवर्ड क्लासेस के फैकल्टीज ना होना भी एक बड़ी समस्या इन कैंपस में है। सरकार के द्वारा अभी तक ऐसी कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाई गई है कि IITs में फैकल्टी लेवल पर रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए? क्योंकि मार्च महीने में केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए बाकायदा राज्यसभा में, संसद में, लोकसभा में इसके लिए बहस हुई थी। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने सवाल भी पूछे थे और उस समय जो आंकड़े आए थे वो चौंकाने वाले हैं कि SC ST OBC के फैकल्टीज का आंकड़ा जो है 60%, 70%, ट्राइब का तो अबव 80% है कि वो वैकेंसी है या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। IIT दिल्ली के लोगों ने तो नॉन फैकल्टी का डाटा भेजा था, मगर उन्होंने फैकल्टीज का आंकड़ा अवेलेबल नहीं ये कहकर उन्होंने आंकड़े देने से मना कर दिया था। तो जब वो सरकार को इतना आरोगेंटली रिप्लाई कर रहे हैं तो अपने अंदर के फैकल्टी या स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हो? ये फैकल्टीज में रिजर्वेशन का क्या मामला है, उसको क्यों लागू नहीं किया जाता, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर, जो भारत की जो टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट है वो IIT इंस्टीट्यूट है, IIT और IIMs हैं। लेकिन अगर दुनिया के लेवल में देखा जाए तो भारत के जो वर्ल्ड के, जो दुनिया के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें 200वीं क्लास में भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन भारत के अंदर ये जो है बहुत हायर क्लास के इंस्टीट्यूट्स हैं। अपने आप ही स्पर्धा की और अपने आप ही सबको खुद को मेरिटोरियस घोषित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अकेले दौड़े और जीत गए। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट, जिस समय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट था 2008 में जी, उस समय उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था कि अगर किसी भी IITs में कोई भी फैकल्टी, जिस समय आप रिक्रूटमेंट करते हैं SC और ST के लिए असिस्टेंट लेवल पर, तो अगर कोई अवेलेबल नहीं, उसको सुटेबल नहीं पाया जाता है तो आप उस पोस्ट को 1 साल के बाद डी रिजर्व कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसको एक जो है कमेटी बनाई थी इसके लिए, और उन्होंने कुछ समय पूर्व जो है इस बात की रिपोर्ट दिया जी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये नेशनल परफॉर्मेंस यानी कि एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमें बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करना होता है। एक्सीलेंट तब परफॉर्म करना होता है जब दुनिया के किसी भी लेवल में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उस समय ये तर्क देते हैं कि हमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ता है, और नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए, नेशनल के बेहतर के लिए हमें ये आजादी दी जाए कि हम अपने हिसाब से इसको कर सकें। इसलिए उन्होंने, जिस समय MHRD मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब थे, उस समय उन्होंने IITs के सभी फैकल्टीज के, IITs के डायरेक्टर्स को लेकर के, सभी डायरेक्टर्स को ये मीटिंग उन्होंने की। उन्होंने कई फेज में मीटिंग की कि इन IITs के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे उनके सामने अड़ गए। उन्होंने कहा हम इसको देने के लिए तैयार नहीं है। कपिल सिब्बल साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(1) और 16(1)(4) जो है ये कहता है कि आपको इनको रिजर्वेशन देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो भी हम नहीं करेंगे। परिणाम ये हुआ कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने पर वो जो है इस बात पर एग्री किए कि हम एंट्री लेवल पर जो है रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक देखिए
और प्रोफेसर के लेवल पर भी होती है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, बंद हो गई थी, तो वो मुद्दा जो आप बता रहे थे कपिल सिब्बल के बाद वाला जो मुद्दा है कि आईआईटीज के जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या तर्क दिया, क्या कारण दिया कि हम आईआईटीज में रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उन्होंने तर्क इसी बात पर दिया कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए काम आते हैं, और राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए हमें उच्च कोटि के इंजीनियर चाहिए, और उच्च कोटि के इंजीनियर जो है वो हमें चूज करने की आजादी दी जाए। इसलिए हम इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो हमें अच्छे इंजीनियर्स डेवलप करने हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छी फैकल्टी हो। तो उस फैकल्टी को देखने के लिए वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अच्छे जितने भी फैकल्टीज हैं वो केवल जनरल क्लास के लोग अवेलेबल होते हैं। लेकिन मजाक देखिए कि एक तरफ वो तर्क देते हैं कि जो अच्छे क्लास का फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए हम जो है हमें आजादी दी जाए, वहीं पर जहां पर एक फैकल्टी कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सेकंड क्लास का इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है वो भारत के किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वो फैकल्टी होने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं उसके पास इवन एलिजिबिलिटी नहीं है, फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन आईआईटी सिस्टम में, आईआईटी बीएचयू के अंदर ये से है कि उनको सेकंड क्लास बी जो है बीई की डिग्री होने के बाद, बीटेक होने के बाद उनको यहाँ पे ऐसे फैकल्टी यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। लेकिन खास बात यह है कि वो रिजर्व कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी का नहीं है, इसलिए उनकी जो है उनकी एलिजिबिलिटी से बात की है कि वो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ। तो यहाँ के जो प्रतिभा की बात होती है तो प्रतिभा उनकी व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार चेंज होती है। भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट के, इवन गवर्नमेंट के छोड़ दिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी वो जो है फैकल्टी बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन आईआईटी बीएचयू के अंदर उन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उसको अपॉइंट किया, और उसके काबिलियत को निखारने के लिए कितना काबिल है वो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, और यहां तक कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, उसको बहुत सारे बैठ करके उसको काम करवाए जाते हैं ताकि अगले प्रमोशन के लिए कहा जा सके कि हाँ आपने इतना इतना काम किया है। जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति अगर अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए वो कहता है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो वहां कहा जाता है नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हमारा काम है। और जब अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि अपर क्लास के अपॉइंटमेंट के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वो लोग जब फॉर्म भरवाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपने कितने दिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया, आपने कितने दिन प्रोफेसर इंचार्ज का काम किया, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहते। यहां तक कि वो रिसर्च स्कॉलर तक देने में बेईमानी करते हैं। फैकल्टी जब डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसके लिए जो वो रिसर्च करेगा कहां से, अगर उसके पास रिसर्च स्कॉलर्स नहीं होंगे तो उसको रिसर्च स्कॉलर, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं 2012 में मैं पीएचडी हुआ, और 2012 से लेकर के 2018 तक इन्होंने एक भी कैंडिडेट को मेरे पास नहीं आने दिया। पहले ये बोलते थे, पहले इन्होंने सर्कुलर वाइज कर रखा था कि एक प्रोफेसर को अभी एक कैंडिडेट मिलेगा तो उसी सेक्शन में दूसरे कैंडिडेट को दूसरा स्टूडेंट रिसर्च का मिलेगा, तीसरे में उसको तीसरे नंबर वाले फैकल्टी को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया उन्होंने रूल चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं, अब ये पूरा का पूरा जो डिजर्व करता है वो स्टूडेंट के ऊपर डिजर्व करता है कि किस फैकल्टी के पास जाना चाहते हैं। अगर अब इसमें एक और लोचा है, अब अगर कैंडिडेट ने आपको चूज कर लिया, आप रिसर्च का छोड़ दीजिए, एमटेक का बता रहा हूं मैं, एमटेक में जहां पर उसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, वहां पर भी अगर जो बेसिक लेवल की रिसर्च होती है वहां पर अगर एमटेक के स्टूडेंट ने आपको चूज कर लिया तो उसको प्रेशराइज करके उसको कहते हैं कि आपको उनको चूज नहीं करना है, आप अपना दूसरी चॉइस दीजिए। अगर उस कैंडिडेट ने दूसरी चॉइस नहीं दी
उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं कि वो आपको हटा करके दूसरे को अपॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारा रूल है हम अपने रूल के अनुसार कर रहे हैं, आपको जहां शिकायत करनी हो कर दीजिए। क्योंकि शिकायत की सुनने वाला जो हायर अथॉरिटी है वो भी उसी मेंटेलिटी का है, वो नहीं चाहता है कि किसी भी वजह से ये डेवलप हो और इस वजह से वो अनसुना कर देते हैं। लेकिन इसी केस में अगर ऐसा ही कोई कारण, जरा सा भी कोई कारण किसी जनरल क्लास के व्यक्ति के साथ आ जाए तो उसकी कहानी पूरी पर ये जो आप अभी ये जो कह रहे हैं, तो मैं इसमें एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मार्च 2021 का डाटा हमारे पास आया है कि आईआईटीज में कितना फैकल्टीज का रिप्रेजेंटेशन है। शेड्यूल कास्ट का 0.6 है, ट्राइब का मतलब शेड्यूल ट्राइब का 0.6 है, शेड्यूल कास्ट का 3.1 है और ओबीसी का 8.1 है। जी सर। और अपर कास्ट जो है उनका लगभग 88.3% है। कुल जो फैकल्टीज है लगभग 5,945 फैकल्टीज में एससी एसटी ओबीसी का मिलकर 10% के 11% के करीब 12% के करीब। अब ये जो सरकार हो या आईआईटीज के जो डायरेक्टर्स है, ये फैकल्टीज में रिजर्वेशन लागू नहीं करना चाहते, ये मनमानी तरीके से अपने एजेंडे को लागू कर रहे, अपने आप को ऑटोनॉमस घोषित करना चाहते हैं, ये एक अलग बात हो गई। मगर सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे सरकार ने भी कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाई है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, या 2019 में सरकार ने टीचर्स कैडर के लिए भी एक अलग से अधिनियम बनाया था, एक्ट बनाया था, उसमें उन्होंने इन चीजों को एक्सक्लूड किया है। अब आईआईटी हो या आईआईएम हो, ये राष्ट्र के विकास के लिए बनाए हैं, तो उसमें राष्ट्र की भागीदारी कितनी है? 12% भी नहीं है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर इसमें फैकल्टीज के तौर पर अगर एससी एसटी ओबीसी के फैकल्टीज बढ़ते हैं तो उसका स्टूडेंट्स के जो ड्रॉप आउट होने का जो प्रमाण है उस पर क्या असर होगा? सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन है, यानी कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ या ओबीसी हुआ, जो ये रिजर्वेशन का मामला है बेसिकली उनको फैसिलिटेट करने का मामला नहीं है। वास्तव में जो मामला है वो उनकी कम्युनिटी का उस सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को नकारना होता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नहीं, ये जैसे उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर डीओपीटी का भी मामला उन्होंने टेक्निकल और साइंस इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट को शील्ड बनाकर जो रखा जाता है, जैसे आपने भी बात कही, तो ये जो आईआईटीज के जो डायरेक्टर थे दिल्ली के वी राव, इन्होंने भी इसके लिए जब प्रेशर बना, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस समय भी उनका यही कहना था, जून 2020 में ये कमेटियां बनी थी, और उस समय भी वो ये चाहते थे कि हमें किसी भी तरीके से आईआईटीज में फैकल्टी में रिजर्वेशन करने से एग्जम्प्ट किया जाए। जी सर। मेरा सवाल सीधा ये है कि वो आईआईटीज में फैकल्टी के तौर पर रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं करना चाहते? क्या है कि अपर कास्ट का भी आदमी पढ़ाएगा, बैकवर्ड का भी आदमी पढ़ाएगा, वो दोनों एक ही डिग्री लेकर आएंगे, तो फिर फर्क क्या पड़ता है दोनों में? क्या बैकवर्ड का आदमी कोई अलग से पढ़ाई करता है या अलग से पढ़ाता है? दोनों की पढ़ाई में क्या अंतर है? सर मैं ये मानता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो व्यक्ति है, वो अगर 100 में से 90% मार्क्स के लिए अगर डिजर्व करता है, तो उसको जो मैक्सिमम लोग हैं उसको 60 या 40 या 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं देते हैं। स्टूडेंट के लिए। और वो जब पढ़ाई उस परसेंटेज पर भी आने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, तब जाकर के वो अपॉइंटमेंट के लिए आता है। लेकिन अपॉइंटमेंट होने की कंडीशन में जो कमिटीज बनती हैं, उनकी पूरी की पूरी कमेटीज में जो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि किसी भी कमेटी को बनाया जाए तो अगर किसी एससी एसटी कैंडिडेट को लेना है तो उसमें एससी एसटी कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा कम से कम होना चाहिए। तो जो कमेटी बनती है उसमें 10 से 12 लोग होते हैं और वो बेचारा अकेला व्यक्ति होता है, यानी कि जो उसकी 15% पॉपुलेशन है, 15% पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम नेशन वाइड देखें
नेशनल लेवल पर, तो 15% पॉपुलेशन के लिए उसको 15% उसके जो है रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए। लेकिन वो 10 या 12 लोगों में या 15 लोगों में वो अकेला एक व्यक्ति होता है जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी उस दबाव के अंदर जीता है कि अगर बॉस के विरोध में अगर ये अपने किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया, जो उसको लीगल उसको राइट है कि अगर उसको जो गलत हो रहा है उसको गलत होने से रोकने के लिए उसने कह दिया कि गलत हो रहा है, तो उसका पूरा करियर उसका खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे दबाव में आकर के वो उस माहौल में काम करता है कि जहां पर रिप्रेजेंटेशन को ऐसा माना जाता है कि रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल ओबीसी के व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि वो ऐसा मानते क्यों हैं? तो उसका सर मैं कहना चाहूंगा कि अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें वहां से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका अंक नंबर 64 भाग 2 और वर्ष 2018 और 19 की प्रकाशित हुई है। इसके जो संपादकीय प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे हैं। बेसिकली इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपने प्रश्न किया है सर, इतना इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें समझना होगा कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। मेंटेलिटी के लिए प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे, जो कि इसके मुख्य संपादक हैं, संपादकीय में लिखते हैं कि घर में हमारा ब्राह्मण धर्म है, परिवार में हम सनातन धर्म है, समाज में हिंदू धर्म है, देश में स्वराज धर्म है और विश्व में मानव धर्म है। यानी कि उनका जो थिंकिंग है, वो जो उनका प्रेजेंटेशन है, वो पोजीशन टू पोजीशन उनका बदलता रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बदलता है। बाबा साहब जिसे कहते थे कि ब्राह्मण्स हैव ब्रेन विद इन ब्रेन। या इसी बात को समझने के लिए इसी पत्रिका में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, और वो रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ वो भाषा का है, लैंग्वेज का है। वो इसी पत्रिका में प्रश्न नंबर 142 पेज पर जो लिखा गया, जिसका रिसर्च पेपर है एडजेक्टिव्स इन हिंदी एंड जर्मन, एक कंपैरेटिव स्टडी। इस पेपर को लिखने वाले डॉक्टर रामनिवास सिन्हा जी हैं, जो बनारस में ही संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ये जो पेपर है वो एडजेक्टिव्स इन हिंदी एंड जर्मन, ये भाषा का है। लेकिन उसके पहले पैराग्राफ को अगर आप सुनेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। सर, इस पत्रिका में, इस रिसर्च पत्रिका के अंदर वो लिखते हैं, दिस पेपर presents a comparative study of adjectives in Hindi and German language on the basis of descriptive approaches. Both the languages belongs to different sub-families of Indo-European language. डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट हो गई थी, फिर से उस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे। जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, समझने के लिए आसानी होगी। इस पेपर का जो पहला पैराग्राफ है वो लिखता है कि this paper presents a comparative study of adjectives in Hindi and German language on the basis of descriptive approach. Both the language belongs to different sub-families of Indo-European language family. यानी कि भाषा का पेपर है और ये दो यूरोपियन और भारतीय लोगों की जो भाषा है उसके ऊपर, ये सब फैमिलीज के ऊपर स्टडी कर रहा है। इसमें अगला जो लाइन है वो बहुत समझने वाली चीज है। वो इसमें क्या लिखते हैं, हिंदी belongs to modern Indo-Aryan of Indo-Iranian branch। यानी कि 2018-19 में वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हिंदी भाषा है वो आधुनिक भारतीय आर्यों की भाषा है, और ये आधुनिक भारतीय आर्य ईरान से आई हुई शाखा के लोग हैं। यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना जरूरी है कि उनके अंदर की जो बात है, जो वो कहना चाहते हैं, ये रिसर्च पेपर है। जब रिसर्च पेपर भाषा का है, भाषा का व्यक्ति इस बात को लिख रहा है कि वो ईरानियन ब्रांच के लोग हैं और भारत में हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। इस बात का मतलब, इसकी जो रूट कॉजेज है, रूट कॉजेज बहुत नीचे तक समाई हुई है। जो आप ऊपर से देखते हैं कि हम एक तरीके के लोग हैं, हम भारतीय हैं, वास्तव में वो भारत के विश्वास करने वाले लोग या भारत के रहने वाले लोग नहीं है। और इस बात को वो जानते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो किसी भी पोजीशन में यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। इसी वजह से जब कभी भी सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन, इवन आईआईटी के सिस्टम में, जहां पर वो कहते हैं कि ये नेशनल परफॉर्मेंस का इंस्टीट्यूट है, राष्ट्र डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है,
तो वही एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि जो अब तक जितने आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, हमने ये तो देखा है कि जो पास आउट होता है तो फॉरेन कंपनीज में बड़ा बड़ा पैकेज लेकर वो यूएस में या यूरोप में या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ज्वाइन होने के लिए जाते हैं। सरकार उनकी पढ़ाई पर इतना सारा इन्वेस्ट करती है, तो वो जो डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, पीएचडी रिसर्च करने के बाद में, क्या वो वाकई ये जो तथाकथित जो एलिट लोग हैं, जो मेरिटोरियस लोग हैं, वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं? सर जैसे चेतन भगत भी आईआईटी से निकले हुए हैं, किताबें लिखने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ समय पूर्व मुझे एक मेरे कोर्स सब्जेक्ट से हटा करके एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया गया था, ह्यूमैनिटीज। और जो ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जब हम अपने स्टूडेंट से, चूंकि उसमें अलग अलग, मेरी ब्रांच को छोड़ के अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट होते थे, और उन स्टूडेंट्स के में जो है, जब बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो हम उनको बताते थे कि आप जो पढ़ रहे हो, इस एक कैंडिडेट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, और आपको यहाँ पर जब आप एजुकेट होके जाओगे, यहाँ से आप यहाँ से सीख करके जाओगे, तो आप देश को कैसे डेवलप करोगे? तो उनका सीधा सा कहना होता था, सर हम यहाँ से निकलने के बाद कहीं पर अब्रॉड में जाकर के रहना शुरू करेंगे, और वहां पे हम देश की, हम वहां पर रह करके अपने आप को डेवलप करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बात गलत होती है। अगर आपके ऊपर देश ने इतना पैसा खर्च किया और आपको जो है ये चांस मिल रहा है कि आप देश को डेवलप करने का काम करें, तो उनका कहना था, सर कि अगर हम देश के बाहर जा रहे हैं तो भी तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका तर्क देखिए कि वो यहां से तैयार होते हैं, यहाँ की फैसिलिटी लेते हैं, यहाँ के इंस्टीट्यूट से तैयार होते हैं, और पूरी दुनिया में जाकर के वो अपने को डेवलप करने का काम करते हैं, लेकिन भारत के अंदर वो यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसका जो मेन कॉज है, मेन कॉजेज जो मैंने अभी बताया कि प्रोफेसर प्रेम सिन्हा जो है, पांडे जी, जो एक प्रेम निवास सिन्हा साहब, या जो श्री रामनिवास पांडे साहब कहना चाहते हैं, वो इस बात को समझते हैं। जी जी, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि फैकल्टी में रिजर्वेशन नहीं है, या रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं करते, उसके अलग अलग कारण बताए। अगर रिजर्वेशन लागू होता है तो स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट होने का, खासकर एससी एसटी ओबीसी के जो स्टूडेंट्स है, उनके ड्रॉप आउट होने का क्या संबंध है? क्या परिणाम होगा अगर फैकल्टी में रिजर्वेशन लागू, प्रोपोर्शनेट इसमें लागू कर दिया जाता है? अगर यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को जो फैकल्टी में है और जो डिजर्व करते हैं, अपनी कम्युनिटी का अपना रिप्रेजेंटेशन उस इंस्टीट्यूट में करने के लिए डिजर्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 16 और 15 के अनुसार वो डिजर्व करते हैं, अगर उनको यहाँ पे भर्ती कर दिया जाए, तो चूंकि शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लोगों का जो फैकल्टीज है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो उसकी वास्तविकता को समझते हैं, और स्टूडेंट जो आते हैं उनके क्लासेस के, उनके व्यक्ति को भी वो समझने का काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में वो मोरली उनको सपोर्ट होता है, और जब मोरली सपोर्ट होता है तो उसकी जो कमियां खामियां हैं, उन खामियों को केवल पूरा ही करने का काम नहीं करते, बल्कि ये भी समझने का काम करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो किन परिस्थितियों में जी रहा है। पूरी आईआईटीज का अगर आप वाकया लें, तो मैं 2007 से लेकर 2010 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की में एज ए रिसर्च स्कॉलर था, और मैंने वहां पर देखा कि वहां पर हर साल एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति सुसाइड करता है। इवन ऐसा भी केस देखा गया कि वहां पर ये जब सुसाइड कर लेता है तो उसके बाद ये बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में कहा जाता है कि वो कैंडिडेट डिप्रेशन में था, वो कैपेबल नहीं था, और वो इतना मतलब उस फैमिली बैकग्राउंड से आया था कि यहाँ का जो माहौल है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक कैंडिडेट ऐसा था कि जो एमटेक का स्टूडेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट का वहां का मामला है, और वहां की जो उसकी सुपरवाइजर थी एमटेक की, वो एक महिला थी। कैंडिडेट को उसका थीसिस उसका 2 दिन बाद उसको जमा कर दिया था, उसको केवल उसको वाइवा देना था, और वाइवा से 2 दिन पहले वो सुसाइड करता है। मतलब उस समय तो उसके पास कोई मेंटली स्टेसिस नहीं था, ये भी नहीं था कि वो कैपेबल नहीं था, इसलिए सबमिशन नहीं कर पाया था वो, लेकिन ओपन डिफेंस एग्जैक्टली। मैं अपना एक वाक्य बताता हूं कि जिस समय मैं खुद रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ये तो दूसरे का है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो वो ज्यादा वैल्यूबल होता है, क्योंकि वो मैंने खुद सहा होता है। मैं जब आईआईटी में रिसर्च करने के लिए गया, तो जिस समय तक मैंने वहां पे ज्वाइन किया, उस समय तक वहां के लोगों को यह नहीं पता था कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मेरा सिलेक्शन हुआ,
सिलेक्शन होने के बाद सुपरवाइजर मेरे, चूंकि मैं 3 साल की छुट्टी पर गया था, तो 3 साल की छुट्टी में मुझे जो काम था, जो करना था, वो मेरे दो सुपरवाइजर मेरे, और दोनों सुपरवाइजर ने मुझे खुला छोड़ दिया कि आपको जो करना है वो करो, हम बताएंगे, हाँ करेंगे। और 1.5 साल के अंदर मेरे 3 टॉपिक चेंज किए गए कि आपको इस पे रिसर्च कर लो, नहीं नहीं इस पे मत करो, इस पे आसान नहीं है, इस पे करो, इस पे हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये आसान भी पड़ेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए भी बेहतर होगा। फिर दूसरा भी चेंज किया गया। फाइनली उन्होंने देखा कि ये इसके इंटरेस्ट का नहीं और इस पे इसकी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है क्योंकि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। एंड इवन अ सिंगल डे दे डिडंट सिट विद मी। फाइनली उन्होंने वहां के रिसर्च स्कॉलर को जिस तरह के प्यून बना करके रखते हैं, उस कंडीशन को जीने के बाद जब मेरा टाइम खत्म होने के लिए आया, तो उन्होंने बिना किसी के उन्होंने वापस करने का प्लान किया। और जब मुझे लगा कि मैं वापस बिना किसी, जिस वजह से आया था और मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया, मुझे उतनी फैसिलिटी नहीं दी गई, मुझे जो मेंटली जो उसको गाइडेंस चाहिए होता है वो नहीं मिला, तो एक दिन सुपरवाइजर के ये देखने के लिए इसको वैसे भेजेंगे तो बड़ा परेशानी हो जाएगी, तो उन्होंने खुलेआम मतलब पब्लिकली मुझे जो है हरेश किया। और जब उन्होंने हरेश किया तो मुझे मेंटली बहुत ज्यादा परेशानी हुई। मैं वहां पर बैठ करके बहुत देर तक रोता रहा। फाइनली उन्होंने क्या किया, उस फैकल्टी ने पूरी आईआईटीज के अंदर इस बात को मेल लिख करके सभी फैकल्टीज को, हॉस्पिटल को, डीन को, डायरेक्टर को, ये बात किस लिए समझाने की कोशिश की कि ये कैंडिडेट डिप्रेशन में है और अपनी सुसाइड कर सकता है। ऐसा वो कई बार कह चुका है। मतलब उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की ये डिप्रेशन में है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जाकर के आफ्टर 2 डेज, जब मुझे लगा कि, जब मुझे जानकारी हुई कि ऐसा सा मेल, चूंकि मेरे पास तो मेल नहीं आया था, लेकिन मुझे डीन ऑफ स्टूडेंट के माध्यम से ही पता लगा कि इस तरीके की कोई एक प्रॉब्लम हुई है, और जिस तरीके से उनके पास एक मेल रखा हुआ था, फॉर्चुनेटली मेल वो मैंने पढ़ा भी। तो उसके बाद जाकर मैंने वही आईआईटी रुड़की के हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चेकअप कराया। एंड सरप्राइजिंगली हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर जैन करके थी, उन्होंने कहा कि मिस्टर केशव यू आर कंप्लीटली फिट, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इवन 1% भी ऐसा चांस नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसके डेवलपमेंट से, उसको उसके लिए आर्टिफिशियली डेवलपमेंट से रोकने का काम करते हैं, और फिर इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि दे आर नॉट कैपेबल। और जब वो सुसाइड कर लेता है, प्रेशर नहीं झेल पाता है, तब वो ये बात को मोहर लगा देते हैं पूरी सभी लोग मिलकर के कि हाँ इसने ऐसा किया। लेकिन अगर एससी एसटी के ओबीसी के फैकल्टीज रहेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, पढ़ाई के साथ साथ क्या बेनिफिट होगा? सर अगर वो एससी एसटी की फैकल्टी रहेंगी तो जो इस बात को ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कैपेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ये मोरल बढ़ेगा, उनको एक उनका मनोबल बढ़ेगा, और बिल्कुल उनको जिस तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सर नहीं होगा। जैसे फैकल्टी उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है वो कम होगा, उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा, उनको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। ये एक बेसिक जो बात है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा आदमी ही हमारे आदमी की समस्या को समझ सकता है, क्योंकि वो खुद उन चीजों का, जैसे आपने भी अपना अनुभव बताया, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी वाला मामला आपने कहा कि फैकल्टीज में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट्स और फैकल्टीज में एक तरह का एक बाउंडिंग तैयार होगा, जिससे रिसर्च के एरिया में नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक जैसे कहा जा सकता है कि आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, इसके बाद भी हम आपसे बात करेंगे, आप बाद में भी अलग अलग विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपको ये समझ में आ रहा है, आप मुखर होकर इस पर बोल रहे हैं, जैसे काले सर ने बताया कि एससी एसटी ओबीसी का फैकल्टी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 12% है, तो 12% जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, प्रोफेसर है, तो क्या उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि रिप्रेजेंटेशन फैकल्टी में एससी एसटी ओबीसी का कम है, इसकी वजह से भी ये भी एक कारण है कि स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं या सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उनकी तरफ से क्यों आवाज नहीं उठ रही है इसके बारे में? अलग अलग जो 23 आईआईटीज है देश में, प्रोफेसरों की तरफ से आवाज क्यों नहीं उठ रही है, जो एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर वहां पर है आईआईटीज में? सर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको एग्जांपल आईआईटी बीएचयू का ही देना चाहूंगा।
जी। आईआईटी पीएचयू में शेड्यूल कास्ट की जो फैकल्टी है करीब करीब जो है 15-16 के आसपास शेड्यूल कास्ट की फैकल्टी है। जब यहां पर ये फैकल्टी है तो यहां पर जो अभी वर्तमान में जो है वो ड्रॉप आउट आईआईटी पीएचयू का काफी कम है। केवल कम ही नहीं है, केवल कम ही नहीं है, बल्कि उनके मामले जो है बहुत कम संख्या में आने लगे, शुरू हुए हैं। जी। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस कम्युनिटी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आईआईटीज में एससी एसटी और ओबीसी की जो फैकल्टी है वो अपने किसी भी कैंडिडेट को जो है मुखर रूप से जाकर के सपोर्ट करने का काम नहीं करती है। अगर वो करते भी है तो वहां तक कर पाती है जहां तक उसको लगता है कि मेरी हायर अथॉरिटी मुझे ये नहीं कहेगी कि आप कास्टिज्म करते हो। जी। संख्या कम होने की वजह से भी ये होता होगा ना, अगर संख्या बढ़ गई तो फिर वो मामला अलग बढ़ेगा। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अगर वो जो है वो अपना पूरा का पूरा ध्यान इस बात में ध्यान देने के लिए रखता है कि उसका जो डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें कहीं भी रोड़ा नहीं अटकना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट का जो एक कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट का जो स्टूडेंट है, शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट है, ओबीसी का स्टूडेंट है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप बेटा ऐसे ही काम निकाल लो और निकल जाओ यहां से, ज्यादा आवाज मत उठाओ, ज्यादा आवाज उठाओगे तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा ये कि कास्टिस्ट पर्सन है। इस बात को मैं झेल रहा हूं। मतलब मेरे साथ है, इस वजह से आप उन चीजों के लिए तैयार हैं। और खास बात देखिए कि उसके लिए 2015 में कंप्लेंट होती है, जिस समय यहां पर सिलेक्शन होना था एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, उससे 5 महीने पहले कंप्लेंट होती है। ना उससे पहले कभी कंप्लेंट कोई इस तरीके की कंप्लेंट हुई और ना उसके बाद कोई कंप्लेंट हुई, लेकिन उसकी इंक्वायरी 2015 से लेकर के 2021 तक पड़ी हुई है। मुझे कहा जाता है कि आप विद इन 3 डेज जवाब दीजिए और वहां से 2-2 साल तक कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं आता है। जी जी सर। मतलब दूसरी खास बात, जब कमेटी बनाई जाती है तो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। वो कहते हैं कि ये तो हायर क्लास है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल परफॉर्मेंस का एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट है, यहां पर कास्टिज्म नहीं होता है, इसलिए यहां पर हम इस कमेटी में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं रखेंगे। और उसके बाद में उसका रिपोर्ट का, और वो जो इंक्वायरी करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी उस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वो ये कहते हैं कि ये तो जनरल क्लास का कैंडिडेट है, ही कांट गेट लेस मार्क्स विद कंपेयर टू द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट। मतलब उनको मेंटली प्रिपेयर है कि वो अगर वो सामान्य क्लास में पैदा हुआ है तो ये लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के पैदा हुआ है, मार्क्स ही सबसे हायर मिलेगा। बाय बर्थ मेरिटोरियस। एग्जैक्टली, बाय बर्थ मेरिटोरियस है। जी, तो शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। डॉक्टर केशव प्रसाद जी आईआईटी बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए उनका आभार। और कुल मिलाकर मामला ये है कि सरकार ने अभी राज्यसभा में जो कहा है कि आईआईटीज में, देश के 7 आईआईटीज में एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट होते हैं उसके लिए जो कारण दिए वो सरासर गलत है। मूल कारण, असली कारणों को छुपाने के लिए उन्होंने दूसरे कारण दिए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जो कारण बताया वो असली कारण है और उसका सीधा संबंध फैकल्टी में एससी एसटी ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना होना, इसके साथ इसका सीधा संबंध है। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, हम आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करेंगे, कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करेंगे और इसी के साथ ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है, हमारे जो दर्शक है वो इसको किस प्रकार से देखते हैं? अगर आप आईआईटी आईआईएम्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऐसी कोई परेशानी झेल रहे हैं तो हमें बताइए, या आपके परिवार के जो कुछ लोग हैं वो अगर ऐसी परेशानी झेल रहे हैं या उस पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।